नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति, इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आज हम इस चैप्टर के बात करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक परिवर्तन के युग। समाज में जो हो रहे थे परिवर्तन, उसका दौर कैसा था, कैसा समय था वो। तो देखिए यह जो दौर था ये गहन सामाजिक और आर्थिक बदलावों का था। मतलब कि औद्योगिक क्रांति के यहाँ पे बहुत सारे दुष्परिणाम थे, जैसे काम की लंबी अवधि, बहुत लंबे लंबे समय तक काम करवाया जाता था, इसके एवज में कम मजदूरी दिया जाता था, पैसे भी कम मिलते थे, बेरोजगारी बहुत थी, मतलब काम ही नहीं मिलता था लोगों को, आवास की कमी थी, रहने के लिए घर नहीं था, साफ सफाई की व्यवस्था ने लोगों को इस तरह सोचने के लिए विवश कर दिया, अर्थात मजबूर कर दिया कि फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। आपको तो पता है ना कि रूस क्रांति होने से पहले हमारे यहाँ फ्रांस की क्रांति हुई थी, सबसे पहला क्रांति फ्रांस में ही हुई थी। तो यहां से लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न होने लगा कि अब हम अपने रूस के अंदर भी बदलाव करेंगे। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए तीन अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। मतलब वहां के जो लोग थे ना, वो आपस में तीन अलग अलग विचारधाराओं में बट गए। पहला क्या था? उदारवादी, दूसरा था रूढ़िवादी और तीसरा था परिवर्तनवादी। ये तीनों विचारधाराएं वहां पर उभरी। अब ये क्या है? तो ये वहां के सोच को आप कह सकते हैं, वहां के सोच को यहाँ पे डेवलप हुआ। वहां के लोगों की जो मतलब सोचने का तरीका था, समाज को देखने का तरीका था, यहां से उन्होंने तीन अलग अलग विचारधाराओं को जागृत किया है। पहला विचारधारा जो है वो है उदारवादी। तो उदारवादी को समझ लेते हैं। उदारवादी किसे कहते हैं? उदारवादी एक ऐसी विचारधारा है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिलता है। मतलब कि कोई सा भी धर्म हो, इस समाज में रहने वाले लोग जो है वो उन सभी धर्मों का क्या करेंगे? आदर करेंगे, सम्मान करेंगे और जगह मिले हुए व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। मतलब व्यक्ति के, खास पर्सनल व्यक्ति के जो राइट थे या फिर अधिकार थे, उनके रक्षा के पक्षधर थे। उन्हीं के विचार के लिए वो बात करते थे। उदारवादियों के अगर मुख्य विचार की बात करें तो पहला विचार है अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे ये। पहला अगर उनके स्टाइल से अगर आप देखें, उनके विचारों को देखें, उनको समाज को देखने के तरीके को देखें, तो वो क्या था? अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। दूसरा पॉइंट कहता है सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान करना उनके विचार के अंदर था। वो कहते थे कि सभी धर्म का और सभी को आदर और सम्मान देना जरूरी है। तीसरा है व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। व्यक्ति के अधिकारों के रक्षा के पक्ष में बात करते थे। प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। प्रतिनिधि, जैसे हमारे यहाँ भी विधायक और सांसद के प्रतिनिधि के रूप में चुन के सरकार का निर्माण होता है, तो वैसे ये भी प्रतिनिधित्व पर आधारित निर्वाचित सरकार के पक्ष में थे। इसके अलावा सार्वभौमिक व्यक्त मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। इनका मानना था कि एक समाज में रहने वाले सभी लोगों को मत देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। मत देने का अर्थात वोट देने का अधिकार उन लोगों को होना चाहिए जो संपत्ति धारक है, जो पैसे वाले हैं। इस तरह के विचारों को उन्होंने व्यवहार में लाया था। अब हम बात रूढ़िवादी के बारे में कर लेते हैं। यह एक ऐसी विचारधारा है जो पारंपरिक मान्यताओं के आधार पर कार्य करता है। मतलब पुराने विचारों पर, अपनी संस्कृति को बचाने पर, जो पहले से होता आया है उन्हीं चीजों के ऊपर ये अपना विश्वास करते थे। इनका मानना था कि जो पारंपरिक मान्यता है उसी के ऊपर कार्य होना चाहिए। अगर इनके विचारों की बात करें तो उदारवादी और परिवर्तनवादियों का विरोध करते थे। मतलब कि आपको तो पता है कि रूस के लोग जो तीन विचारों में बट गए थे। विचार मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है, कौन सा है? उदारवादी है, रूढ़िवादी है और परिवर्तनवादी है। तो जो ये रूढ़िवादी लोग हैं, ये उदारवादी का भी विरोध करते थे और परिवर्तनवादी का भी विरोध करते थे। ये इन तीनों का विरोध करते थे। अतीत का सम्मान करते थे, अर्थात पारंपरिक मान्यताओं का सम्मान करते थे, अपनी संस्कृति को बचा के रखना चाहते थे। और ये कहते थे बदलाव होना ठीक है, लेकिन प्रक्रिया उसकी धीमी हो, मतलब धीरे धीरे बदलाव हो, समाज में अचानक से सब कुछ नहीं बदला जाना चाहिए।
अब हम बात कर लेते हैं परिवर्तनवादी, जो तीसरे नंबर पे आते हैं, जो तीसरे विचारधारा के लोग थे। तो ऐसी विचारधारा जो क्रांतिकारी रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन चाहता था, मतलब बहुत ही जल्दी समाज में सब कुछ बदलना चाहता था, बहुत तेजी से बदलना चाहता था। ये थे कौन? परिवर्तनवादी। इनके अगर मुख्य विचार की बात कर ले तो ये चाहते थे बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, मतलब जनता जिन्हें सपोर्ट करेगी उन्हीं की सरकार बनेगी। बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेषाधिकार का विरोध करते थे। जो बड़े बड़े जमींदार थे, जमीन के मालिक थे, या जो बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनियों के मालिक थे, उनके पास जो विशेषाधिकार था, अलग से अधिकार प्राप्त था, उनके विरोध में ये काम करते थे। अगला पॉइंट है संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। जो बड़े बड़े जो जमींदार थे, जो संपत्ति को जमाखोरी के रूप में उपयोग करते थे, उसका ये विरोध करते थे, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे। जैसे कि मेरे पास अगर कोई बाइक है तो मैं बाइक रख सकता हूं, मेरे पास कोई जमीन है तो मैं जमीन रख सकता हूं। ये निजी प्रॉपर्टी का विरोध नहीं करते थे। महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन करते थे। आपको तो पता है कि महिलाओं को मत देने का अधिकार नहीं था, तो ये जो परिवर्तनवादी लोग थे ये कहते थे नहीं, महिलाओं को भी मत देने का अर्थात वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। हम जान लेते हैं कि समाजवादी विचारधारा क्या है। तो देखिए, समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्ति रखने के विरोधी थे। ये जो समाजवादी विचारधारा है, इनका मानना था कि निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए और समाज में सभी को न्याय और संतुलन पर आधारित विचारधारा होनी चाहिए। मतलब एक समाज में रहने वाले लोगों को समान न्याय मिलना चाहिए। ये कौन मानते थे? समाजवादी विचारधारा के लोग मानते थे। इनके मुख्य विचार के बारे में जान लेते हैं कि समाजवादी विचारधारा के मानने वाले लोगों का मुख्य विचार क्या था, कैसे सोचते थे ये समाज के बारे में। ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। ये निजी संपत्ति को रखना गुनाह समझते थे, कहते थे निजी संपत्ति नहीं होना चाहिए। सामाजिक सामूहिक जो समुदाय थे उनकी रचना करना चाहिए। इसके अलावा सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देना चाहिए। अब देखिए, रॉबर्ट ओवेन ने ये कहा था, रूई ब्लॉक ने कहा था। इसके अलावा सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए एवं स्वामित्व होना चाहिए। ये किसने कहा था? कार्ल मार्क्स ने कहा था। देखिए, ये जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, इनका मानना था कि जो भी पूंजी होता है उस पर पूरे समाज का हक होना चाहिए और उसका स्वामित्व भी पूरा समाज बनेगा, तभी हमारा समाज अग्रसर होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। ये किसने कहा? ये कार्ल मार्क्स ने कहा। कार्ल मार्क्स का नाम याद रखना है आपको, क्योंकि कार्ल मार्क्स के बारे में बहुत लंबा टॉपिक आपको आगे की क्लास में भी पढ़ना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में। देखिए, यह एक ऐसा समय था, एक ऐसा टाइम था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए सिटियों का निर्माण हो रहा था, नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का भी काफी विकास हो चुका था, रेलवे वगैरह का काफी विकास हुआ। औरतों, आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में काम पे लगा दिया गया था और जो समय होता था इनके काम करने का वो लंबा समय होता था। आज के समय में आपको पता है 8 से 9 घंटे लोग काम करते हैं, इनसे 14-14 घंटे काम करवाए जाते थे और इसके एवज में जो इनकी मजदूरी थी, इनका जो पेमेंट हुआ करता था वो भी बहुत कम मिलता था। बेरोजगारी उस समय की आम समस्या थी, मतलब कि काम ना मिलना उस समय की आम समस्या बन गई थी। लोगों के पास काम नहीं था। शहर तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, सिटियों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा था, इसीलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी विचारधारा के लोग और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे, इस समस्या से निपटने का सोच रहे थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास काफी संपत्ति थी, पैसे बहुत थे, संपत्ति बहुत था और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी भी करते थे, मतलब काम करते थे। जिनके पास पैसे थे उन्होंने काम पे, अपने फैक्ट्री में, अपने जमीन के टुकड़ों पे, खेती पे लोगों को लगा रखा था। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप में समाजवाद का आना। देखिए, यूरोप में समाजवाद कैसे आया, अर्थात कार्ल मार्क्स के विचारधाराएं कैसे आई। तो देखिए, समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे। ये ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है, जो निजी संपत्ति होता है उसके विरोध में समाजवादी लोग काम करते थे, यानी संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था, ये सारे लोगों का मानना था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरे को रोजगार भी मिलता है, अर्थात काम भी मिलता है, जिसपे दूसरे लोग अपना काम करके जीवन यापन चला रहे हैं,
लेकिन समस्या दिक्कत यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब होता है। जो पैसे वाले लोग हैं, पूंजीपति वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, जमींदार लोग हैं, वो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाता है, अर्थात मजदूर के बारे में नहीं सोचता, अपने यहाँ काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में नहीं सोचता है। इसीलिए उनका कहना है अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो सामाजिक हितों पर ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। किसी भी संपत्ति पे एक व्यक्ति का स्वामित्व न होकर, मतलब कि एक व्यक्ति मालिक न होकर अगर पूरा समाज मालिक होता है तो उस समाज का ज्यादा डेवलप हो पाएगा। कार्ल मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। मतलब सबसे ज्यादा तो मजदूर ही लोग थे और जिनका शोषण हो रहा था। तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि इन मजदूरों को एक अलग किस्म का समाज बनाना पड़ेगा। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी अर्थात कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने दिया था। अब हम बात कर लेते हैं समाजवाद के लिए समर्थन। देखिए 1870 के दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतरराष्ट्रीय संस्था भी बना लिया, मतलब अपना एक ग्रुप बना लिया। और इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया। मतलब अब जितने भी मजदूर थे उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर संगठन बनाना शुरू कर दिया, पार्टी बनाना शुरू कर दिया। काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज उठाना शुरू हो गया। जो ये लंबे लंबे समय तक 14-14 घंटे, 15-15 घंटे जो इनसे काम करवाया जाता था, तो मजदूरों ने आवाज उठाया कि हम इतने लंबे समय तक काम नहीं करेंगे, हमारे काम के समय को कम किया जाए और हमें भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, मतदान देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग ही पार्टी बना ली, एक पार्टी का निर्माण कर लिया। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक ऐसी पार्टी का गठन हुआ, मतलब कि निर्माण किया गया। अब हम बात कर लेते हैं रूसी क्रांति के बारे में। देखिए फरवरी 1917 में राजशाही के पतन, मतलब कि राजा के पतन के बाद अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता जो थी, मतलब रूस का जो शासन था वो समाजवादियों के कब्जे में चला गया, जिसे हम रूसी क्रांति के नाम से जानते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए रूसी क्रांति किसे कहते हैं तो आप बताएंगे 1917 का समय था जब जार निकोलस द्वितीय के राजा का पतन हो गया, मतलब राजशाही छूट गया और 1917 में ही जो रूस की सत्ता थी, जो शासन था, वो समाजवादी लोगों के हाथ में चला गया। इसे ही हम रूस की क्रांति के नाम से जानते हैं। अब रूसी साम्राज्य के बारे में देख लेते हैं। 1914 रूस का जो साम्राज्य था वो 1914 में कैसा था। 1914 में रूस और उसके साम्राज्य पर जार निकोलस का शासन था। देखिए जार निकोलस जो है वो रूस के राजा का नाम है, याद रखिएगा। रूस के राजा का नाम 1914 में क्या था? जार निकोलस था। इसके अलावा मास्को के आसपास पड़ने वाले क्षेत्र के अलावा आज के समय में जो फिनलैंड देश है, लातविया है, लिथुआनिया है, पोलैंड है, यूक्रेन है, बेलारूस है, इसके ये कुछ हिस्से जो है वो रूसी साम्राज्य के अंग ही थे। रूस के अंदर ही ये सारे देश हुआ करते थे। कब? 1914 में। जब रूसी साम्राज्य की हम बात करेंगे तो इन सभी चीजों का नाम लेना जरूरी है। अब हम रूसी समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में जान लेते हैं। देखिए 20वीं सदी के शुरुआत में रूस का लगभग 85% जनता जो है वो खेती पर निर्भर था। तब 20वीं सदी की बात अगर कर ले तो रूस की जितनी भी आबादी थी उसका 85% लोग किस पे थे? खेती करते थे। कारखाने, उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थी जहां काम की दशाएं बेहद खराब हुआ करती थी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन अपने मीर को सौंप देते थे। मीर आप कह सकते हैं जमींदार को सौंप देते थे और फिर कम्युनी परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था और वो जो जमींदार था वो उनके जरूरत के हिसाब से फिर से खेत बांट दिया करता था। रूस एक निरंकुश राजशाही था और 1904 में जरूरी चीजों की कीमत बहुत तेजी से बढ़ने लगा। कहां? रूस में। जो खाने पीने की चीज थी, जो दैनिक जीवन में हमें उपयोग किया जाता है, उन सभी चीजों का जो दाम था, पैसे देते, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा। मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरों की स्थिति के सुधार की मांग कर रहे थे, क्योंकि इनसे बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था और इसके एवज में इनको पैसे भी बहुत कम दिए जाते थे।
अब हम बात करते हैं रूस में समाजवाद। देखिए 1914 से पहले रूस के सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी, मतलब कानून से इसको अधिकार प्राप्त नहीं था। कब से? 1914 से पहले की जितनी रूस की पार्टी थी, जितने लोगों ने पार्टी बनाई, वो गैर कानूनी थी। लेकिन कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। किसका पार्टी का गठन किया? रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी का गठन किया। कब? 1898 में। किसने? कार्ल मार्क्स के विचार से प्रेरित होकर लेबर ने, अर्थात मजदूरों ने इसका निर्माण किया था। यह एक रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी थी। श्रमिक मतलब होते हैं मजदूर, मजदूरों की पार्टी थी। इस पार्टी का एक अखबार भी निकलता था, न्यूज़पेपर भी निकलता था, उसमें मजदूरों को संगठित किया जाता था और हड़ताल आदि कार्यक्रम को आयोजित किया जाता था। मतलब कि जो बड़े बड़े फैक्ट्रियों के खिलाफ हल्ला बोल या फिर अपने समय को सुधारने के लिए जो भी हड़ताल होते थे, वो इसी अखबारों के माध्यम से होते थे। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफी सक्रिय थे। सन 1900 में उन्होंने सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी, जिसे हम समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी कहते हैं, उनका गठन किया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी और मांग की कि सामंतों के कब्जों, जो बड़े बड़े जमींदार थे उन्हें सामंत कहा जाता था, उनके अंदर जो जमीन है वो तत्काल किसानों को सौंप दिया जाए ताकि किसान अपनी स्थिति को सुधार कर सके। अब हम खूनी रविवार के बारे में जान लेते हैं। खूनी रविवार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या हुआ था खूनी रविवार में? तो इस दौरान क्या हुआ? पादरी गोपॉन के नेतृत्व में मजदूरों का एक जुलूस, मतलब एक जत्था कह सकते हैं, 300-400 मजदूरों का जत्था था, जो महल के सामने से, जार निकोलस जो राजा था उसके महल के सामने से शांतिपूर्वक जा रहा था। लेकिन जार निकोलस जो राजा था उसके सैनिक ने इन पे हमला बोल दिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसमें 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई और लगभग 300 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। इस घटना को इतिहास में खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसे हम ब्लडी संडे कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 1905 की क्रांति के बारे में। देखिए 1905 की क्रांति की शुरुआत कैसे हुई थी? सारे देश में ना हड़ताल होने लगे, स्ट्राइक होने लगे पूरे देश में। विश्वविद्यालय वगैरह बंद हो गए, जितने भी कॉलेज थे, यूनिवर्सिटी थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे, उन सभी को बंद कर दिया गया। जो वकील थे, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे एवं अन्य मध्य वर्गीय कामगार, अर्थात जो भी और काम करने वाले थे, वो संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियन की स्थापना की। एक फिर से एक पार्टी की स्थापना हुई। यहाँ पे क्या हुआ? जार निकोलस जो था वो एक निर्वाचित पारदर्शिता संसद ड्यूमा का गठन पर सहमत हुआ। मतलब जो संसद बना, इन्होंने जो जार निकोलस के साथ मिलकर बनाया, उसका नाम क्या रखा गया? ड्यूमा रखा गया। लेकिन 75 दिनों के भीतर ही जो पहली ड्यूमा बनी थी और 3 महीनों के भीतर दूसरी ड्यूमा को उसने बर्खास्त कर दिया। यहाँ पे दो दो ड्यूमा का निर्माण हुआ, मतलब संसद का निर्माण हुआ, लेकिन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। तीसरे ड्यूमा में उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को भर दिया। जो विचारधाराएं थी 3 प्रकार की, उदारवादी, रूढ़िवादी और परिवर्तनवादी। तो इसके बाद क्या हुआ? यहाँ पे रूढ़िवादी लोगों को भर दिया ताकि उसकी शक्तियों पर अंकुश ना लग सके। जार निकोलस की शक्तियों पर लोग अंकुश न लगा सके, इसलिए उसने रूढ़िवादी राजनेताओं को इसमें भर दिया। किसमें? ड्यूमा तीसरे में। अब हम बात कर लेते हैं पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। देखिए 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया और 1918 में खत्म हो गया। मतलब 4 सालों तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। इसमें 2 खेमे थे। केंद्रीय शक्तियां, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और मित्र राष्ट्र फ्रांस, ब्रिटेन एवं रूस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई थी, जिसका असर लगभग पूरे विश्व पर पड़ा था। पूरे विश्व को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, सभी बड़े बड़े देश थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया। इस युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहते हैं, इंग्लिश में इसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। कब से कब चला? 1914 से लेके 1918 तक, मतलब 4 वर्षों तक ये चला था। इस युद्ध के शुरू में रूसियों का काफी समर्थन मिला था, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। उसके प्रति जनता का समर्थन भी कम होने लगा। लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोबोर्ग रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन का नाम था। इसी बीच में यहाँ का नाम भी चेंज हो गया।
1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में रूसी सेनाओं का भारी पराजय झेलना पड़ा। यहाँ पे रूसी सेना जो थी वो हार गई थी। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं को रास्ते में पड़ने वाले फसल, इमारत को भी नष्ट कर दिया था ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसल और इमारत के विनाश से रूस में 30 लाख से ज्यादा लोग शरणार्थी हो गए। उनको घर छोड़ के दूसरे जगह जाना पड़ा, अपना घर छोड़ के उन्हें भागना पड़ा था। अब हम फरवरी क्रांति के कारण के बारे में जान लेते हैं कि फरवरी क्रांति क्यों हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के लंबे खिंचने के कारण फरवरी क्रांति हुई थी, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, रासपुतीन का प्रभाव था। तीसरा, सैनिकों का मनोबल गिरना, क्योंकि वो लगातार हारते जा रहे थे इसलिए उनका मनोबल गिर गया, जिसके कारण फरवरी क्रांति शुरू हो गई। शरणार्थियों की समस्या, ये जो 30 लाख लोग अपने देश को छोड़ के बाहर चले गए, इस कारण से भी फरवरी क्रांति हुई थी। खाद्यान्न की कमी, उद्योगों का बंद होना, रूस की सेनाओं ने जो खेत वगैरह जला दिया, बिल्डिंगों को तोड़ दिया, इससे वहां पे खाद्यान्न की कमी हुई, उद्योग भी बंद हो गया, जिससे फरवरी क्रांति हो गई। असंख्य रूसी सैनिक की मौत, रूस के जो सैनिक थे जो लड़ाई में शामिल थे, उनके मौत के कारण भी वहां पे फरवरी क्रांति शुरू हो गई थी। फरवरी क्रांति की घटनाओं के बारे में भी जान लेते हैं। देखिए 22 फरवरी को फैक्ट्री में तालाबंदी होना शुरू हो गया, मजदूरों ने ताला लगाना शुरू कर दिया वहां की फैक्ट्रियों में। 50 अन्य फैक्ट्री के मजदूरों की हड़ताल हो गई, स्ट्राइक हो गया, अचानक से मजदूरों ने स्ट्राइक कर दिया। हड़ताली मजदूरों द्वारा सरकारी इमारतों का घेराव किया, जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिसेज थे उन सभी को घेर लिया इनके द्वारा। राजा द्वारा कर्फ्यू लगा दिया गया, यह भी एक कारण था इस घटना के दौरान। 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया था, जो सांसद था वहां का, जो सांसद सभा बनाया गया था, 25 फरवरी को ड्यूमा को बर्खास्त किया गया। 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा कर लिया। पहले तो इन्होंने घेरा था, बाद में इन्होंने कब्जा भी कर लिया। और इसके अलावा सिपाही एवं मजदूरों का संगठन सोवियत का गठन कर लिया। आपने सुना होगा सोवियत संघ रूस, तो यहीं से शुरुआत होता है सोवियत के गठन का। और 2 मार्च सैनिक कमांडर की सलाह पर जार को गद्दी से हटना पड़ा। जार निकोलस जो वहां का राजा हुआ करता था, उसे वहां के सैनिक कमांडर की सलाह से गद्दी को छोड़ना पड़ा। तो ये सारी घटनाएं जो हुई है वो फरवरी क्रांति के दौरान ही हुई है। फरवरी क्रांति के प्रभाव के बारे में बात कर लेते हैं कि फरवरी क्रांति के प्रभाव क्या हुआ। तो देखिए फरवरी क्रांति के प्रभाव में आप कह सकते हैं कि वहां का जो राजा था रूस का जार निकोलस, उसके राजशाही का अंत हो गया। सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ और जो अंतरिम सरकार था उसने सोवियत और डूमा के नेता को शिरकत करने का मौका दिया। यहाँ पे आप फरवरी क्रांति के प्रभाव में इन तीनों पॉइंटों को लिख सकते हैं। अब हम अप्रैल थीसिस के बारे में जान लेते हैं, यह भी 1 नंबर में एग्जाम में अक्सर पूछता है। तो देखिए वहां के एक नेता थे, महान नेता थे लेनिन। अप्रैल 1917 में उन्होंने रूस लौटो और उन्होंने 3 मांगे की। लोग जो वहां के शरणार्थी हो गए थे 30 लाख लोग, उन लोगों को बोला कि आप लोग रूस लौट जाइए। और उन्होंने 3 मांग भी रखा। पहला तो युद्ध की समाप्ति होनी चाहिए, सारी जमीनें किसान को दे देना चाहिए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। 3 मांगे किसने रखा? लेनिन, जो वहां के महान नेता थे, अप्रैल 1917 में। अब हम अक्टूबर क्रांति के बारे में जान लेते हैं। देखिए फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और 1917 के ही अक्टूबर में मिश्रित घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। यह भी 1 नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान रखिए अक्टूबर क्रांति किसे कहते हैं। तो देखिए फरवरी का समय था 1917 में, राजा वहां का जो जार निकोलस था उसका पतन हो गया, उसको गद्दी से हटा दिया गया। और भी बहुत सारी जो घटनाएं थी उनके मिश्रण को हम अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट है 24 अक्टूबर 1917 का विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद जो था शहर, वो बेल्शेविक के काबू में आ गया। मतलब कि लेनिन के विचारधारा से जो अग्रसर हुए थे उनके काबू में आ गया। इस तरह अक्टूबर क्रांति जो है वो पूर्ण हो गई थी। लेकिन यहां से गृह युद्ध भी शुरू हुआ। क्रांति के पश्चात क्या हुआ? रूसी समाज के 3 मुख्य समूह बन गए। वेल्शेविक, सामाजिक क्रांतिकारी, जार समर्थक, कुछ जार के भी समर्थक। जार कौन है? जार निकोलस द्वितीय वहां का राजा, उसके भी समर्थन में थे। और बेल्शेविक कौन थे? लेनिन के समर्थन में थे। इनके मध्य ना मतलब बीचों में गृह युद्ध शुरू हो गया। ग्रीन्स और व्हाइट को फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन ने भी समर्थन मिलने लगा। बाहर के भी देशों को समर्थन इनको मिलने लगा, क्योंकि ये समाजवादी के संश्लेषित थे तो इनको समर्थन बाहर से मिलने लगा था।
अक्टूबर क्रांति के बाद क्या क्या बदलाव हुआ उसके बारे में जान लेते हैं। तो निजी संपत्ति का खात्मा हो गया, बैंक एवं उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हो गया, क्योंकि लेनिन ने इसकी मांग भी की थी कि यहाँ पे जितने भी बैंक हैं उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, मतलब समाज के रहने वाले सभी लोगों की संपत्ति के रूप में जमीनों को घोषित कर दिया गया। अभिजात वर्ग की जितनी पुरानी पदवियां थी उस पर रोक लगा दिया गया, जो इनको विशेषाधिकार प्राप्त थे पहले से उन सभी को खत्म कर दिया गया। और रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया, यहाँ पे एक दल वाला व्यवस्था चालू हो गया और जीवन के हर एक क्षेत्र में सेंसरशिप लागू कर दिया गया और यहीं से गृह युद्ध का आरंभ भी हो गया था। इस तरह से आपने देखा क्लास 9 सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 2 जिसका नाम था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सभी समाप्त कर दिए गए हैं। आशा करता हूं कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। अब हमें इजाजत दीजिए, हम आपसे फिर रूबरू होंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।